Well, Assalamualaikum and good evening. Walaikum assalam and very good evening. I think you forgot now. Okay, we have a class at 6 to 7 p.m. Okay, so only two people are here and दूसरे लोगों को मैसेज कन्वे कर दें तो जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं so that we may continue our lecture. You say? Okay, today we are going to discuss about the pluralification. आपको क्या लगता है pluralification क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? Okay, very good evening. Welcome, बेटा. वालेकुम अस्सलाम सर बेटा. Well, what is pluralification? Pericardial sorry. What is pericardial? Accumulation of fluid कहाँ पे बेटा? बाजू में, पाँव में, पेट में, कहाँ पे फ्लूइड का accumulate होना? Accumulation of fluid in the chest is called pluralification. बेटा pericardial की बात कर रहे हैं. Pericardial. Pluralification okay, you are right. The accumulation of fluid in the chest cavity, yeah, in the pleural space, yeah, in the pleural is known as pluralification. You are right. Okay, walaikum assalam, Sudha beta. Welcome. Thank you very much for joining us. Okay, तो pericardial क्या होता है? Accumulation of fluid in the pericardial region of the heart. Okay, well, very good. ठीक है, कैसे accumulate होता है? Any idea? अच्छा, कितना फ्लूइड accumulate होना चाहिए? चेस्ट कैविटी में बेटा और भी ऑर्गन्स आते हैं ना, लाइक लंग्स पड़े हैं आपके, इंस्टेड ऑफ दैट आपका हार्ट पड़ा है, थोड़ा सा साइड पे जाएं तो लोब्स आप लिवर प्रेजेंट हैं, तो यू कांट मेंशन के चेस्ट कैविटी में किस जगह पे फ्लूइड का accumulate होना या किस ऑर्गन में accumulate होना. You have to be straightforward or to the point. When you are defining pericardial effusion, you have to mention that the fluid that is accumulated in the pericardial space, right? Okay. The other question is that कि normally जो pericardial space होती है उसके अंदर fluid कितना होता है? Any idea? किसी को पता है कि जो normally fluid होता है pericardial space के अंदर वो कितना होता है? Accumulation of extracellular fluid in the pericardium layer of the heart. Extracellular fluid. Okay. ठीक है. At some extent, you're right, Julius. Well, so you can also define as कि जो pericardial effusion है, presence of an abnormal amount of fluid or an abnormal amount of fluid in the pericardial space, right? Pericardial space के अंदर अगर abnormally fluid accumulate हो रहा है तो उसको कहा जाता है कि ये pericardial effusion है. ओके, 50 to 80 ml नहीं बेटा, ऐसे आता है आपने बताया. ये नॉर्मली 15 से लेके 50 ml तक पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जो नॉर्मली फ्लूइड होता है वो 15 ml से लेके 15 से लेके 50 ml तक फ्लूइड होता है. और ये काम क्या करता है? ये बेसिकली जब एक दूसरे के ऊपर लेयर ग्लाइड करती है ना, मूव करती हैं, तो उनको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है. बेटा काइंडली करेक्ट इट. Normally your pericardial space that contains around about 15 to 50 ml of fluid. Well, okay, the accumulation of fluid take place due to inflammation of very good. Pericarditis की वजह से मान लेते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. पेरिकार्डाइटिस हो गया है या पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसकी वजह से भी ना फ्लूइड accumulate हो जाता है. अच्छा, ओके, वन थिंग इज दैट 15 to 50 ml, exactly you're right अभी बेटा, थैंक यू.
दूसरा होता है, एक होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, दूसरा होता है कार्डियक टैम्पोनेड। व्हाट इज कार्डियक टैम्पोनेड? आपने मोस्टली कार्डियक इफ्यूजन और कार्डियक टैम्पोनेड के बारे में सुना होगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में सुना होगा। तो व्हाट इज कार्डियक टैम्पोनेड? व्हाट इज, हम ये स्लाइड्स के ऊपर लेटर ऑन मूव करते हैं, आप आपके लिए ही स्लाइड्स बनाई हुई हैं। इससे पहले कि ये एक नॉर्मली अनाटमी दी हुई है, पेरिकार्डियम होती क्या है वगैरह वगैरह, पहले मैं आपसे टू दी पॉइंट चीज़ें पूछ लेता हूँ ना कि ये होता क्या है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता क्या है। उसके बाद हम स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे कि स्लाइड्स के ऊपर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, राइट। ओके ओके, कार्डियक टेम्पोनेट की बात कर रहे थे। व्हाट इज कार्डियक टेम्पोनेट? कार्डियक टेम्पोनेट क्या हो सकता है? ओके, कार्डियक कार्डियक टेम्पोनेट, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट या कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है बेटा? ब्लड और फ्लूइड फिल्स स्पेस बिटवीन द सैक दैट encompasses the heart। गूगल की डेफिनेशन है सीधा। ओके वेल, यू राइट, ठीक है। वाइस ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ओके 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 ओके, कनेक्शन इश्यू खत्म हो गया बेटा। फ्लूइड, ओके। अभी तो बेटा जब भी आप डेफिनेशन बनाओ ना, डेफिनेशन करेक्ट होनी चाहिए और पूरी पॉइंट होनी चाहिए। अब आपने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, फ्लूइड फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द सैक। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सैक हैं, इवन के आपके लंग्स के अंदर सैक हैं, आपके नी जॉइंट के अंदर सैक है। अब सैक आपने मेंशन करना है कि कौन से सैक के अंदर फ्लूइड अकमुलेट है। ओके ओके, अपना परवीन आपकी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। इसके अलावा आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्डियक टेम्पोनेट बेटा ये होता है, बेसिकली इज एन एक्यूट हार्ट फेलियर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ हार्ट बाय लार्ज रैपिडली डेवलपिंग इफ्यूजन। अब ये जो कार्डियक प्लूरल इफ्यूजन की हमने बात की है, प्लूरल इफ्यूजन में आप लोगों ने ये बताया है कि बेसिकली वहाँ पे क्या है, फ्लूइड अकमुलेट हो रहा है। नॉर्मली फ्लूइड कितना है, 15 to 50 ml है। अगर 50 ml से एक्सीड कर रहा है ना, तो उसका ये मतलब है कि ये एक एक्यूट हार्ट फेलियर है। और एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर जब हार्ट ने कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होनी है, तो उसके बैक सैक में तो फ्लूइड पड़ा है।
तो जो फ्लूइड उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। बाहर फ्लूइड अकमुलेट हो गया, हार्ट कंप्रेस होना शुरू हो गया। जब हार्ट कंप्रेस होएगा बाई ए रैपिडली डिवेलपिंग पेरिकार्डियल इफ्यूजन, तो उस टाइम उसको कार्डियक टेम्पोनेट कहा जाता है। ओके बेटा, आपको किसी और का मैसेज रिसीव नहीं हो, मैसेज नजर नहीं आ रहा, क्यों? ओके छोड़ें, दूसरे के मैसेज को छोड़ें, आप अपनी बात करते हैं। बेटा मैंने ये बताया बेटा कि कार्डियक टेम्पोनेट क्या है। बेसिकली जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप हो जाता है, पेरिकार्डियल सैक के अंदर फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है, तो वो फ्लूइड क्या करता है कि हार्ट के ऊपर कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है। बेटा कौन सी ऑप्शन को ठीक करना रोनल? अच्छा चलिए मैं देख लेता हूँ, डोंट वरी। पहले ये कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में मुझे क्लियर करने दें। बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप होने के रिजल्ट में वहाँ पे फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है। अब ये जो फ्लूइड है ना, ये हार्ट के ऊपर कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है। अब जब ये कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू रैपिडली डेवलपिंग इफ्यूजन इज नोन एज कार्डियक टेम्पोनेट। पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या था कि accumulation ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेस इज नोन एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और उस इफ्यूजन की वजह से रैपिडली डेवलपिंग इफ्यूजन की वजह से जब हार्ट के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है तो उसको कार्डियक टेम्पोनेट कहा जाता है। होप सो यू विल बी well known and make a good differentiation between cardiac tamponade and pericardial effusion. ओके इसकी अगर हम पैथो की बात करें तो इसमें ये होता है कि जैसे फ्लूइड पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर अकमुलेट होएगा, उस टाइम हमने कहा कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा ना, तो पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ता जाता है। तो पेरिकार्डियल प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो जो वेंट्रिकल की फिलिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। वेंट्रिकल प्रॉपर फिल नहीं होंगे ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। जब वेंट्रिकल प्रॉपर फिल नहीं होंगे तो उसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता जाएगा, कार्डियक आउटपुट एट द एंड कम होएगी, और एट द एंड दैट विल लीड टू हार्ट फेलियर। सर्टेन काजेज हो सकती हैं, जिस तरह पहले आप बता रहे थे कि ये बेटा एक हाउ टू नो करवाऊँ आपके साथ। सर्टेन काजेज हो सकती हैं जिस तरह पहले आप बता रहे थे कि लाइक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कोई न्यूप्लेजिया हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीजेज हो सकती हैं, कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो सकती है, सर्टेन ड्रग्स हो सकती हैं। तो दीज काजेज मे लीड टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम जनरली डिस्कस कर लें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा कि चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा पेशेंट्स को। अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो अल्टीमेटली जब लीन फॉरवर्ड करेगा तो उसका पेशेंट रिलीव होना शुरू हो जाएगा, या जब स्पाइन पोजीशन में जाएगा तो जो फ्लूइड है वो सेपरेट हो जाएगा, फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो उसके रिजल्ट में भी पेशेंट्स चेस्ट पेन से फ्री होना शुरू हो जाएगा। लाइट हेडेडनेस हो सकती है, पाल्पिटेशन हो सकती है, कॉफ हो सकती है, डिज्निया हो सकता है, एंजाइटी कंफ्यूजन हो सकती है, और हिकअप्स भी हो सकती हैं। ओके इसके अलावा आप फिजिकली अगर पेशेंट आपके पास आ जाता है, सपोज एक पेशेंट है जिसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, अगर पेशेंट्स आ जाता है तो उसमें आपने क्या क्या असेस करना है। इसमें उसका पल्स प्रेशर डिक्रीज हो चुका होगा, हाइपोटेंशन होगी एक चीज़। दूसरी उसके अंदर डिक्रीज हार्ट साउंड होएंगी, जिसे मफल्ड हार्ट साउंड भी कहा जाता है। तीसरी कंडीशन उसके अंदर डिस्टेंडेड नेक वेन्स होएंगी ड्यू टू इंक्रीज जेवीपी। ये 3D आपने याद रखनी है। 3D फिजिकल एग्जामिनेशन में जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है, पेशेंट आपके पास क्लिनिक पे आता है, पेशेंट्स व्हाटएवर आपके पास वार्ड में आता है लेकिन सफरिंग फ्रॉम पेरिकार्डियल इफ्यूजन, तो उसमें 3Ds याद रखनी है। पहला जो डी है उसमें पल्स प्रेशर उसका डिक्रीज होगा हाइपोटेंशन की वजह से। पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा डी है डिक्रीज या मफल्ड हार्ट साउंड होंगे। तीसरी डी जो है उसमें उसका जो नेक वेन है दैट विल बी डिस्टेंडेड नेक वेन, डिक्रीज्ड हार्ट साउंड्स, डिक्रीज पल्स प्रेशर। ये 3 आपने डी याद रखनी है। इसके अलावा पल्सेस पैराडॉक्सेस होती हैं जिसमें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आप देख सकते हैं, टैकिकार्डिया दे सकते हैं, टिकिनिया दे सकते हैं। इसके अलावा जो पेरिफेरल पल्सेस होती हैं दैट विल बी वीकन। पेशेंट साइनोज होगा, इन सर्टेन कंडीशन एडिमेटिक भी हो सकता है,
क्योंकि वेनस रिटर्न वो मेंटेन नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा होने के चांसेस होती हैं। इवार्ड साइंस होता है जिसमें डलनेस टू परकशन हो रही होती है, डलनेस टू परकशन beneath the angle of left scapula from the compression of left lung by pericardial पेरिकार्डियल का पेशेंट्स है जिसके अंदर इवार्ड साइन होता है रैपिड पॉजिटिव। अब ये इवार्ड साइन क्या होता है कि इसमें प्रीकशन आप कहाँ पे करेंगे, लेफ्ट स्कैपुला फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट लंग बाय पेरिकार्डियल, तो वहाँ पे क्या हो गया, डलनेस आपको आना शुरू हो जाएगी, और इस डलनेस को कहा जाता है कि ये इवार्ड साइन पॉजिटिव है पेशेंट का। गॉट इट? ओके, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या करवा सकते हैं, लाइक बेसलाइन जो होती हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं, आप वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक एंजाइम करवाते हैं, ईएसआर करवा रहे होते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो उसके लिए पेरिकार्डियो सिंथेसिस करवाती हैं, इधर इट में भी है डायग्नोस्टिक, इधर इट में भी है थेराप्यूटिक। पेरिकार्डियल फ्लूइड एनालिसिस करवा रहे होते हैं, कल्चर करवा रहे होते हैं उसका। इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल पेशेंट्स की करवा रहे होती हैं, रोमाटाइड फैक्टर्स को लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करवा रहे होती हैं, और चेस्ट रेडियोग्राफी एट द एंड सीटी और एमआरआई करवा रहे होते हैं। दीज आर इन्वेस्टिगेशन जो पेशेंट्स की नॉर्मली करवा रहे होती हैं। ओके, तो अब हम स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं कि स्लाइड्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मैनेजमेंट में पेशेंट्स को मैनेज कैसे करना होता है, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दे रहे होते हैं आप, फ्लूइड रेसिसिटेशन करवा रहे होते हैं, बेड रेस्ट विद लेग एलिवेशन ताकि जो डिपेंडेंट एडीमा है उसको प्रिवेंट किया जा सके। पेरिकार्डियोसेंथेसिस करवा रहे होते हैं, पेशेंट इज अनस्टेबल देन यू मे गो फॉर पेरिकार्डियोसेंथेसिस। फार्माकोथेरेपी करवा रहे होते हैं, लाइक एस्प्रिन, एनसेड वगैरह दी जा रही होती हैं, स्टीरॉइड्स दिए जा रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स में वेनकोमाइसिन दी जा रही होती है, सेफ्ट्राइजोन दिया जा रहा होता है, क्यूनोलोन्स लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जा रहा होता है, और इसके अलावा परकुटेनियस बैलून पेरिकार्डियोडियाटमी करवाई जा रही होती है, और सर्जिकल क्रिएशन ऑफ पेरिकार्डियल विंडो भी एक प्रोसीजर है जो कि इंडिकेटेड होता है। वेल, मूविंग टुवर्ड द स्लाइड्स के स्लाइड्स के ऊपर क्या क्या है। पहली चीज़ तो है कि पेरिकार्डियम की एनाटॉमी क्या है। नॉर्मल पेरिकार्डियम इज द फिब्रोसैक which surrounds the heart and adjoining proportion of the great vessels. The inner visceral layer होती है also known as epicardium, consists of a thin layer of mesothelial cell closely adherent to the surface of the heart. The endothelium is reflected onto the surface of the outer fibrous layer with which it forms the parietal pericardium. Parietal pericardium consists of collagenous fibrous tissue and elastic fibrous. Between the two sacs lies a pericardial space which contains approximately 10 to 50 ml या 15 to 50 ml of the fluid, which is an ultrafiltrate of plasma. Or drainage of pericardial fluid is via right lymphatic duct and thoracic duct और right superior vena cava के अंदर इंटर हो जाती है। ये पेरिकार्डियल लेयर्स हैं जिसके अंदर विस्टल लेयर है, शो हुई है, प्राइटल लेयर है और फिब्रस पेरिकार्डियम है, और इनके दरमियान जो फ्लूइड होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड इनको फ्रिक्शन से फ्री करता है। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम क्या हो सकते हैं, लाइक पहला फंक्शन ये है कि इसमें स्टेबलाइजेशन ऑफ द हार्ट विद इन द thoracic cavity by the virtue of its ligamentous attachment limiting the heart's motion. इसके अलावा दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन फ्रॉम द adjoining structures. Pericardial fluid function as a lubricant and decrease the friction of cardiac surface during the systole and diastole. Or fourth one is prevention of excessive dilatation of heart, especially during sudden rise in intracardiac volume, acute aortic or mitral regurgitation जब हो रही होती है तो उस टाइम excessive dilatation से prevent कर रहा होता है।
ओके, वेलकम टेक। पेरिकार्डियल क्या है, नॉर्मली जो है फ्लूइड है वो 15 से लेकर 50 ml ऑफ फ्लूइड नॉर्मली प्रेजेंट होता है। टियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है, लाइक कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसमें इन्फ्लेमेशन फ्रॉम इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है, या कोई रिएक्शन हो सकता है दैट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, दैट विल लीड टू पेरिकार्डियल इफियम। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो सकता है काजिंग ब्लीडिंग इन द पेरिकार्डियल स्पेस, कोई ट्रॉमा हो सकता है जिस वजह से पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर ब्लड अकोमोडेट हो गया है। या नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन सच एज एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ऐसी कंडीशन है जिसमें पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक अगर प्रेशर बढ़ गया है तो भी फ्लूइड अकोमोडेट हो जाएगा। इंक्रीज इन द कैपिलरी परमिबिलिटी, लाइक हाइपोथायराइडिज्म है तो परमिबिलिटी कैपिलरी वेस्कुलर परमिबिलिटी अगर बढ़ गई है तो भी फ्लूइड अकोमोडेट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, अगर सिरोसिस हो गई है तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से भी फ्लूइड अकोमोडेट हो सकता है। Instead of that, decreased drainage of pericardial fluid due to obstruction of thoracic duct. Thoracic duct अगर obstructed है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड को ड्रेन करना होता है, अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो अगेन पेरिकार्डियल फ्लूइड बढ़ता जाएगा, अकोमोडेट होता जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ मेलिग्नेंसी और डैमेज ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान अगर ये मेलिग्नेंसी के दौरान कोई डैमेज हो गया है तो ये वो भी काज कर सकता है। इसके अलावा इफियन में भी सीरियस, serocutaneous, sportive, coleus, or hemorrhagic, depending on the etiology. Viral infections are usually serious or serocutaneous होते हैं और malignant infections are usually hemorrhagic in nature. काइल का कमुलेट हो जाना बेटा, lymphatic ड्रेनेज, lymph जो होता है ना ये कॉइलियस होता है बेटा। lymph अगर ड्रेन नहीं हो रहा तो उसको कॉइलियस कहा जाता है। ये जब लैंप में से प्रोटीन को ड्रा कर लिया जाता है तो वाइटिश कलर देते हैं जिसको काइल कहा जाता है, काइलियस उसको कहा जाता है। There is a sac around the heart that is known as pericardial membrane, और pericardial effusion क्या है, is an abnormal accumulation of fluid in the pericardial cavity because of limited amount of space in the pericardial cavity. Fluid accumulation leads to an increase intra-pericardial pressure which can negatively affect heart function. तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन को आप सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मली जो पेरिकार्डियल स्पेस है तो उसके अंदर 15 से लेके 50 ml नॉर्मल फ्लूइड होता है। अगर वो किसी वजह से फ्लूइड 50 ml से एक्सीड कर गया है, काजेज मल्टीपल काजेज हो सकती हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होना, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होना, पेरिकार्डाइटिस होना, कोई इन्फेक्शन होना या लिम्फेटिक ब्लॉकेज होना, ये सारी काजेज हो सकती हैं। उस वजह से अगर फ्लूइड पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर ज़्यादा हो गया या अब नॉर्मल अकोमोडेट हो गया तो उसको हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं, राइट। Quite easy, I think. The presence of an abnormal amount of, other definition is presence of an abnormal amount of fluid or an abnormal character to the fluid in the pericardial space. Pericardial space normally contains 50 to 15 से 50 ml of fluid, और cardiac tamponade क्या है, is acute heart failure due to compression of heart by a large or rapidly developing effusion। अब cardiac tamponade को मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा कि हार्ट फेलियर की एक टाइप है, कंडीशन है जिसमें जब पेरिकार्डियल इफियन डिवेल्प हो जाता है तो उसके रिजल्ट में हार्ट के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है, हार्ट का जो रिलैक्सेशन या कंट्रैक्शन का पीरियड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वेंट्रिकल फिलिंग नहीं हो रही होती, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियक टैम्पोनेड।
लाइक ये देखिएगा पेरिकार्डियम है, एट्रिया है, वेंट्रिकल्स हैं और पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब यहाँ पे अगर पेरिकार्डियल डेफिनेटली बेटर से मेडिकल इमरजेंसी। ये पेरिकार्डियल स्पेस है और इस स्पेस के अंदर अगर अब नॉर्मली फ्लूइड अकमुलेट हो गया तो उसको कहा जाता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियम के अंदर अगर अब नॉर्मली फ्लूइड अकमुलेट हो चुका है तो उसको कहा जाता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब ये क्या करता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं इसकी जो नॉर्मली फिलिंग है जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन कर रही होती हैं वो मेंटेन नहीं होता, ये कंप्रेशन डालता है इसके ऊपर। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर डालता है, वेंट्रिकल को एक्सपेंड नहीं होने देता। जब एक्सपेंड नहीं होएगा तो कंप्रेस होके रहेंगे वेंट्रिकल्स। जब कंप्रेस होके रहते हैं तो उसको कहा जाता है ये कार्डिक टैम्पोनेट है। पेरिकार्डियोसेंथेसिस इस प्रोसीजर को कहा जाता है जिसमें ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसको एक नीडल के थ्रू ड्रेन किया जाता है। हाउ मच पेरिकार्डियल फ्लूइड इज नॉर्मल? Pericardial effusion and cardiac tamponade. The pericardial sac normally contains up to 50 ml of fluid. It can hold 80 to 200 ml of fluid acutely and even up to 2 liters if the fluid accumulates slowly. ये 200 तक accumulate कर सकता है, even 2 लीटर तक। लेकिन जैसे ये 200 से ज़्यादा एक्सीड करता है या 50 ml से एक्सीड करना शुरू हो जाता है तो इसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या क्या हो सकते हैं? लाइक ट्रांसोडेटिव हो सकता है, एक्सोडेटिव हो सकता है, एंगेजिक हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है ड्यू टू फ्लूइड अकमुलेशन कॉज्ड बाय मेटास्टेसिस। तो मैलिग्नेंसी हुई थी, मेटास्टेसिस की वजह से फ्लूइड अकमुलेट होना शुरू हो गया है। हेमरेजिक कोई ट्रॉमा हो गया है। ट्रांसोडेटिव और एक्सोडेटिव, ट्रांसोडेट बना है ये ट्रांसोडेशन होना शुरू हो गई है, एक्सोडेशन होना शुरू हो रही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है जिसमें एक्सोडेशन होना शुरू हो गई है और प्रोटीन का कंटेंट कम है। ट्रांसोडेशन में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है और ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ये भी ये गेन लीड कर रहा होता है। The two main reasons for fluid accumulation in the pericardial space and imbalance between the pressure within the blood vessel which drives the fluid out of the blood vessel and amount of protein in the blood। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक और ऑनकोटिक प्रेशर की बात हुई है। एक ऐसा प्रेशर जो कि फ्लूइड को ब्लड वेसल से बाहर निकालता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और एक ऐसा फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स के अंदर वापस लेके आता है वो ऑनकोटिक प्रेशर है। अगर इन दोनों के दरमियान इम्बैलेंस आ गया है तो अगेन जो फ्लूइड है वो अकमुलेट होएगा और इस फ्लूइड को कहा जाता है ट्रांसोडेट है। एन इंजरी और इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम in which the cause in which case the fluid that accumulates is called an exudation। अगर पेरिकार्डियल की इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसके रिजल्ट में फ्लूइड अकमुलेट होएगा तो उसको कहा जाता है एक्सुडेशन। और कंडीशन सच एज इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है पेरिकार्डियल का। इफ द फ्लूइड इज मिल्की कंसीडर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम काइलोपेरिकार्डियम। अभी बेटा ये आप काइलस की तो बात कर रही थी। तो अगर फ्लूइड मिल्की है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है तो उसको कहा जाता है काइलोपेरिकार्डियम। इफ द फ्लूइड इज क्लाउडी एंड turbulent, it is suggestive of sign of increased capillary leakage and leukocytosis and is concerning for infectious infusion। Causes क्या हो सकती हैं? In most cases inflammation of the sac in condition called as pericarditis हो सकता है, leads to effusion, severe kidney failure हो सकता है, call also uremia, autoimmune disease हो सकती हैं, SLE हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ये सर्टेन अदर कंडीशन हो सकती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर हो सकती है, इंजरी टू द सैक और हार्ट फ्रॉम द मेडिकल प्रोसीजर्स या हार्ट अटैक या MI हो सकते हैं। ये सर्टेन काजेज हैं जो कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन को लीड कर रही होती हैं। पैथोजेनेसिस, वेजोडाइलेशन होगी, ट्रांसोडेशन ऑफ फ्लूइड होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो लीकेज ऑफ प्रोटीन होना शुरू हो जाएगी और ल्यूकोसाइट एक्सोडेशन होगी, न्यूट्रोफिल एंड मोनोन्यूक्लियर सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। पैथोलॉजी में डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज एंड सीवियरिटी ऑफ द इन्फ्लेमेशन। सीरियस पेरिकार्डाइटिस है,
सीरोफिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है, स्पोरेटिव लाइक पस फॉर्मेशन हुई है, प्लोरलेंट पेरिकार्डाइटिस है, ये हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस है। ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। पेरिकार्डियम रिलेटिवली स्टिफ होती है। सिम्टम्स ऑफ कार्डियक कंप्रेशन डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड की कितना प्रेजेंट है, रेट ऑफ द फ्लूइड अकमुलेशन कितने रेट के साथ फ्लूइड अकमुलेट हो रहा है, और कंप्लायंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंडोकार्डियम और एंडोकार्डियम की कंप्लायंस कितनी है। सडन इंक्रीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड ट्रोमा की वजह से, यस स्लो अकमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर ट्रोमा हुआ है तो उसमें सडनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड अकमुलेट हो जाएगा। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसमें स्लोली और प्रोग्रेसिवली लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है। दैट विल लीड टू कार्डियक टैम्पोनेट एज वेल एज। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सैक। तब उसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, इंक्रीज पेरिकार्डियल प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। दैट ओवरकम्स द वेंट्रिकल फीलिंग प्रेशर। वेंट्रिकल फीलिंग प्रेशर को प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं करने देगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा और एट द एंड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। सीओपी कार्डियक आउटपुट है। साइन और सिम्टम्स क्या है? द मेन सिम्टम्स इज द चेस्ट पेन होता है। इट मे गेट वर्सन व्हेन यू ब्रीथ। फीवर हो सकता है, टीग हो सकती है, मसल एक्स हो सकती हैं, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया इफ यू हैव अ वायरल इन्फेक्शन। चेस्ट पेन डेफिनेटली कॉमन होती है। प्रेशर्स आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ कार्डियक टैम्पोनेट। Who is it? Sample collected for testing. A healthcare practitioner uses a syringe and needle to collect a sample fluid from the pericardial space in the procedure called as पेरिकार्डियोसेंथेसिस। पेरिकार्डियोसेंथेसिस में एक नीडल होती है जिसमें जो कि टू लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है उनके मिड में इंसर्ट की जाती है, और इंसर्ट करने के बाद फ्लूइड जो है वो ड्रेन किया जाता है, और इस प्रोसीजर को पेरिकार्डियोसेंथेसिस कहा जाता है। राइट, लाइक ये एक नीडल है जो 45 एंगल के ऊपर पेरिकार्डियम के अंदर थ्रू जेफाइड प्रोसेस इंसर्ट की हुई है। फिर से पेरिकार्डियल फ्लूइड ड्रेन करने के बाद टेस्ट करवाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड कैसे करनी है? इनिशियली फ्लूइड इज कलेक्टेड इनटू द प्लेन स्टेराइल कंटेनर फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल पैथोलॉजी। A large volume should be submitted if the tuberculosis infection is suspected. As much as fluid possible should submitted for cytology. And heparin at a final count of 5 micro per liter of fluid, or sodium citrate as a anticoagulant आपने यूज करना है। A biopsy may be collected at the time of aspiration and unfixed fluid sent for cell surface maker if lipoma is suspected. Refrigerated if more than 24 hours. Delay for the laboratory or clinical information is necessary. Inflammatory conditions like including bacterial या viral या fungal infection है, and suspected primary or secondary neoplasm है। तो इसके लिए ये कलेक्ट करने के बाद आपने लेबॉर्ट्री में भेज देना होता है, और सर्टेन टेस्ट होते हैं जो कि टेस्ट हमने पहले डिस्कस किए हैं कि ये टेस्ट प्लोरलिफीन के लिए करवाए जा रहे होते हैं। लाइक उन टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जिनमें हमने बेसलाइन की बात की थी। बेसलाइन में सीबीसी करवा रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स करवा रहे होते हैं, एंड कार्डियक एंजाइम करवा रहे होते हैं। इसके अलावा पेरिकार्डियोसेंथेसिस करवाते हैं। पेरिकार्डियोसेंथेसिस इट माइट बी ए डायग्नोस्टिक, इट माइट बी ए थेराप्यूटिक, दोनों कंडीशन में करवा सकते हैं। इसके अलावा पेरिकार्डियल फ्लूइड एनालिसिस होता है। सीएस के लिए एडिनोसिन डीएमाइनेज या कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लिए करवाया जा रहा होता है। थायराइड प्रोफाइल करवाई जा रही होती है। ट्यूमरटाइड फैक्टर्स करवाया जा रहा होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्सेस करवाए जा रहे होते हैं। ये एंटी न्यूक्लियर एबी टेस्ट करवाया जा रहा होता है। इंस्टेड ऑफ दैट चेस्ट रेडियोग्राफी करवाई जा रही होती है जिसमें लार्ज कार्डियक
साइज देखा जा रहा होता है कि कार्डियक साइज तो इंक्रीज नहीं है, या वाटर बॉटल हार्ट तो नहीं है, या पेरिकार्डियल फ्लैट स्टिप तो नहीं है। और एट द एंड सीटी स्कैन और एमआरआई करवा लिया जाता है। डी डीमर टेस्ट क्यों करवाते हैं? डी डीमर टेस्ट क्यों करवाते हैं? बेटा इसमें प्रोटीन का आई थिंक कोई फ्रेगमेंट देखा जा रहा होता है, जो कि ब्लड क्लॉट को ना ब्रेक डाउन कर रहा होता है। एग्जैक्ट तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ ये पता है कि इसमें जब ब्लड क्लॉट बन रहा होता है ना, तो उसमें कोई प्रोटीन का फ्रेगमेंट होता है जो कि ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करता है। अब उस प्रोटीन का क्या नाम है या उसका क्या है, उसका एग्जैक्ट नहीं पता बेटा। लेकिन जो क्लॉट को ब्रेक डाउन करता है वो तो फिब्रन होती है, ये कंफर्म है। माइट भी उसमें फिब्रन को देखा जा रहा हो कि अगर कोई क्लॉट बना है तो उसको उसने रिजॉल्व किया या नहीं किया। बाकी डी डिमर के बारे में बेटा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। हाई अलो होने से क्या होता है बेटा? बेटा हाई होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई हुई है ना, तो उसमें फिब्रन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होएगा। ये मैं अपनी तरफ से बेटा बता रहा हूँ। ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा अभी का। और डी डीमर में बेटा ये होता है कि जो फिब्रन होता है ना, उसको थ्रोम्बस को ब्रेक करना होता है। अगर ज़्यादा वो हुआ तो अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस है, ये थ्रोम्बाई बनी हुई है या डीवीटी हुई हुई है। सर्टेन अदर कंडीशन होती हैं जिसमें हाइपरकोगुलेबिलिटी हो सकती है, कोई थ्रोम्बस की ब्रेकडाउन करवा रहा है। अगर लो है तो इसका मतलब है कि ठीक है, कोई फिब्रन क्लॉट फॉर्मेशन नहीं है या कोई भी थ्रोम्बस नहीं बना हुआ जिसने उसको ब्रेक करना है। ये बेटा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि माइट भी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं पहले इससे पढ़ूंगा डी डीमर के बारे में, उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो फिब्रन की वजह से ब्रेक डाउन हो रही होती है उसके लिए करवाया जा रहा होता है। फिब्रन एक प्रोटीन है, ये कंफर्म है कि कोई भी अगर क्लॉट है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो फिब्रन आ रहा होता है, तो उसके लिए चेक करवाने के लिए कि कोई थ्रोम्बस तो नहीं बना हुआ, डी डीमर टेस्ट करवाया जा रहा होता है। बाकी इसके बारे में मैं पढ़ के इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? बस आज के लिए काफ़ी है। आपने पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में पता चल गया कि 15 से लेकर 50 ml नॉर्मल होता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में पता चल गया, कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में पता चल गया, और इसके सर्टेन टेस्ट कौन कौन से करवाते हैं उसके बारे में पता चल गया है। राइट, रखा लगे मोर देन एनफ है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ना है। वेल, हैव ए ब्लेस्ड इवनिंग। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। ओके, ट्रोप आई क्यों करवाते हैं बेटा? ओके बेटा, ट्रोप आई ये होता है कि जब हार्ट के मसल के अंदर ना कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इंजरी होती है या हार्ट के मसल डैमेज होते हैं ना, तो वहाँ से ये दो एंजाइम रिलीज होते हैं, एक ट्रोप आई है और दूसरा ट्रोप टी है। तो ये डायग्नोज करने के लिए कि हार्ट के मसल के अंदर कोई इंजरी तो नहीं हुई, लाइक जिस तरह पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एमआई हो सकता है, सर्टेन अदर हार्ट की कंडीशन हो सकती हैं। तो उसमें इंजरी को रूल आउट करने के लिए ट्रोप आई और ट्रोप टी करवाया जा रहा होता है। इंस्टेड ऑफ दैट, और कोई क्वेश्चन?
ओके बेटा, सी यू इन चलो नेक्स्ट क्लास पे। बाय बाय। और कोई क्वेश्चन है तो बेटा यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, डी डीमर में पढ़ के नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, डोंट वरी। डी डीमर में पढ़ूंगा इंशाल्लाह जाके ना। लेकिन ये कंफर्म है कि ये फिब्रिन प्रोटीन के बारे में भी है और थ्रोम्बस को रिजॉल्व करती है, ये कंफर्म है, आई एम श्योर। लेकिन कैसे करती है, क्या होता है, ये मैं आपको लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगा डी डीमर के बारे में। ओके, कोई अटेंडेंस से रह गया हो? सेवन प्रेजेंट है मेरे पास। ओके बेटा, 8 हो गए, 8 प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल एबसेंट ही हैं। इनमें नीलम है, इनमें गन्ना कुलसूम है, इनमें इफ्रा सलीम है, ये एबसेंट है आई थिंक।